हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। जी हाँ, आज मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल डिफरेंट, जो हमारे कई बार आपने देखा होगा जब हम डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन के टाइम पे एक डायग्राम बनाना होता है और वो डायग्राम थोड़ा सा अजीब टाइप का होता है। अजीब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके अंदर हमें कंपोनेंट्स को तोड़ना होता है। तो वो कंपोनेंट्स तोड़ना आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सिंपली हमने हमारा जो फोर्स का चैप्टर है, यानी कि फोर्स के बारे में डिटेल से जानना कि फोर्स जो है वो ना सिर्फ पुश और पुल करना ही होता है, फोर्स की और भी डेफिनेशंस होती हैं। कैसे हम फोर्स को डिफाइन कर सकते थे, क्या क्या उसके टाइप्स थे, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जान चुके हैं। आज हमें क्या करना है, सिंपली डायग्राम बनाना सीखना है। अगर कोई बॉडी नॉर्मली फ्री फॉल हो रही है तो देखिए, फ्री फॉल होने का यहाँ मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बताना चाहूंगी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक फॉल होना होता है ये, मान लीजिए मेरे पास ये चौक है और इस चौक को मैंने हाथ से छोड़ दिया तो ये फ्री फॉल है, ठीक है, नीचे गिर गया। लेकिन हमें क्या करना है, बॉडी को एकदम डायरेक्ट नीचे लाने की बजाय हमने एक इंक्लाइन प्लेन डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा जो हैंड है वो इंक्लाइन प्लेन का काम करेगा। अब मैं इस चौक को यहाँ रख कर और इसको जब छोड़ दूंगी तो ये नीचे की तरफ चला जाता है, ऐसे रोल होते हुए। सो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन से, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस तरह का लेटा हुआ प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। अगर मैं इस प्लेन को किसी एंगल के साथ टेढ़ा कर दूं, ये एंगल बनाएगा। पहले ये ऐसा था ना, अभी ऐसा हो गया, तो ये जो एंगल है, इस एंगल के साथ ये जो प्लेन है ये इंक्लाइन प्लेन कहलाता है। सो जब कोई ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइन प्लेन से ऐसे रोल होते हुए जाएगा, उसी को ही हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने 3 यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हुए हैं। तीनों ही मैं आपको बहुत डिटेल में कराने वाली हूँ। ऐसे मैं होप करती हूँ कि अब तक आपने जितने भी हमारे टॉपिक हुए हैं फोर्स से रिगार्डिंग, सभी बहुत अच्छे से नोट भी कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे, नोट्स भी जरूर बना लिए होंगे आपने। तो अब जो हम शुरू करने वाले हैं उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। अपनी नोटबुक निकालिए, अपना पेन निकालिए, शांति से कोई अच्छा घर का कोना देखिए जहां कोई ना आता जाता हो, डिस्टरबेंस ना होती हो, और शांति से बैठ के इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या होने वाला है, बड़ा ही प्यारा नाम है, फ्री बॉडी डायग्राम। नाम में ही सब कुछ है, फ्री बॉडी। बॉडी क्या रहने वाली है, इसमें फ्री रहने वाली है। जैसे कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और ये बॉडी है तो इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर मैं इसको रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, रोल हो जाएगा यहाँ पे। सो मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर जो बॉडी होगी वो क्या होगी, इंक्लाइन प्लेन से गिरने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आपके सामने डायग्राम है, पूरी डिटेल है। आई थिंक आपके एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई कि हमें किस तरह से क्या काम को करना है। तो चलिए फिर थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं हमारा। थ्योरी कैसे करनी है, कैसे समझनी है, क्या क्या इसमें हम चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सभी चीज़ों का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। सो फ्री बॉडी डायग्राम में एक्चुअल में है क्या वो देखिए। कंसीडर ईच बॉडी, हर एक बॉडी को हम कंसीडर कर लेंगे सेपरेटली, अलग अलग। एंड टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है उस बॉडी के मोशन की, ईच बॉडी बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू इट्स मास, उसके ऊपर जो मास लग रहा है उसका आपको ध्यान रखना है। टाइम द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, और उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा मास और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, तो एम ए क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, और फोर्स के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं, है ना, इजी, समझे। ये इनडायरेक्टली हमें फोर्स के बारे में बता रहा है और चैप्टर ही फोर्स का पढ़ रहे हैं हम तो। सो अब देखिए यहाँ पर एक फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ से हम डेफिनेशन करेंगे। देखिए, ए डायग्राम फॉर ईच बॉडी, हर एक बॉडी के लिए डायग्राम ऑफ द सिस्टम शोइंग ऑल द फोर्स ऑन द बॉडी, यानी कि एक फ्री बॉडी डायग्राम क्या शो करता है कि किसी भी बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं। बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम। कहने का मतलब
बाकी सभी पार्ट को यहाँ पर छोड़कर हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं डायग्राम को देखना। फ्री बॉडी डायग्राम तो आपके समझ में आ गया होगा। क्या होता है, सिंपली सभी पार्ट्स को अलग करके सिर्फ ये चेकआउट करना कि किसी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वही हमारा होता है फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर ये जो 3 डायग्राम है ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम है, मैं इसका एक यहाँ पर डायग्राम आपको साथ साथ बनाते हुए चलूंगी। मान लीजिए कि ये हमारे पास डायग्राम है, सेम ऐसा ही ट्रायंगल है, जो 2 बॉडीज है, एक बॉडी यहाँ पर है और एक बॉडी यहाँ पर है और यहाँ पुली के साथ ये कनेक्टेड है इस तरह से। ठीक है, पुली काम कर रही है। अब देखिए जिसका ज्यादा वेट होगा, मान लीजिए कि 2 बॉडीज हैं, मैं यहाँ पर चौक का इस्तेमाल कर रही हूँ। मान लीजिए मेरे पास 2 चौक हैं, दोनों चौक को मैंने ऐसे पुली के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो पुली किसके साइड जाएगी, जिसका वेट ज्यादा होगा। अब ये वाला चौक बड़ा है तो पुली इसके साइड ऐसे झुक जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इधर के साइड वेट ज्यादा लग रहा है, वेट ज्यादा है, तो जहां के साइड वेट ज्यादा होगा मतलब मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो वो ज्यादा नीचे तक आएगी, ज्यादा नीचे तक आएगी मतलब उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो जिसका मास और एक्सेलरेशन ज्यादा, उसका फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma। तो मैंने कहा कि मास ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है तो वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा, और नीचे की तरफ खिसकेगा मतलब उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, फोर्स। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप नोट डाउन कर सकते हो। समझना बहुत इजी है, इसको ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, अगर 2 बॉडीज है हमारे पास तो जिसका वेट ज्यादा होगा उस साइड वो ज्यादा जाएगी, और वेट ज्यादा है, ज्यादा लटक रही है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा है, मास ज्यादा है, दैट्स मीन उसमें फोर्स भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपके समझ में आया। ओके, अब बात करते हैं सेकंड डायग्राम की। ये स्पेस डायग्राम है, जब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, ऊपर है हवा में, लेकिन बाकी के जो डायग्राम है ये हमारे फ्री फॉल बॉडीज हैं, फ्री फॉल बॉडी या फिर ओनली फ्री बॉडी भी बोल सकते हो आप, जैसे आपका मन करे वैसे लिख दो। तो अब आप देखते हैं, अब हमारे पास इस तरह का एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इन डायग्राम को बनाना कैसे बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा था, तो इसका जो मास है वो हमेशा नीचे रहेगा, यानी कि इसका जो वेट है वो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके हमेशा परपेंडिकुलर क्या होगी, एक रिएक्शन आर, जैसे कि मैंने यहाँ लिखी हुई है रिएक्शन आर। तो देखिए एक फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ ला रहा है, तो उस फोर्स को हम यहाँ शो करेंगे थीटा से। लेकिन इस बॉडी पर एक फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, वो फ्रिक्शन का नाम यहाँ पर दिया गया है टी। यानी कि बॉडी जो है वो एकदम से नीचे नहीं आती है, वो ऐसे आती है, तो ऊपर के साइड एक फोर्स लगता है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर टी लिखा गया है। तो ये डायग्राम कैसे बना वो समझ में आया। पहले हमने वेट लिया, वेट को बैलेंस के लिए रिएक्शन ली, देन उसके बाद यहाँ पर फोर्स लिया, देन उसके बाद यहाँ पर एक अगेन फोर्स लिया, फ्रिक्शन और फोर्स। तो ये हो गया हमारा सेकंड डायग्राम। अब बात करते हैं थर्ड डायग्राम के बारे में। थर्ड डायग्राम भी सेम टू सेम इसी के जैसा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी गई है, और जब डायरेक्शन चेंज कर दी गई है उसके बाद रिएक्शन को और मास को रिजोल्व करना होता है। रिजोल्व करना देखिए बहुत आसान है। ये डायग्राम है, यहाँ बॉडी रखी हुई है, नीचे क्या होगा आपका mg, ऊपर क्या होगा ऐसे परपेंडिकुलर रिएक्शन। तो हमें मास को क्या करना है, रिजोल्व। रिजोल्व करने का मतलब होता है किसी एक लाइन को 2 लाइन में तोड़ना, तो वो जब टूटेंगी तो 2 में टूटेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा में। साइन थीटा और कोस थीटा को आप कैसे डिफाइन करोगे, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होती है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा m कोस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका m साइन थीटा। ये जो लाइन है, जो मास होता है, मास जो वेट होता है वो बीच में होना चाहिए, और बाकी के दोनों कंपोनेंट साइड में होने चाहिए ऐसे, और बीच में क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, वेट होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर थर्ड डायग्राम। आपको नॉर्मली ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है,
समझ के इनको बना लीजिए, दैट्स एनफ। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैसे इन डायग्राम को शो करते हैं। सो हाउ टू ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम। सो बनाना मैंने सिखा दिया है, अब बस इसकी थ्योरी लिखना हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपसे 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ईच बॉडी। सभी बॉडी के डायग्राम बना लीजिए सेपरेटली फ्रॉम दी कंबाइंड सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर बॉडीज। सभी बॉडी का अलग अलग एक डायग्राम बना लीजिए। सेकंड पॉइंट बोलता है ड्रॉ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन को उस पे ड्रॉ कर लीजिए। अब ये एक्शन रिएक्शन का यहाँ क्या मतलब है मैम, समझ में नहीं आया बेटा। मास जो है वो यहाँ पर जो वेट है वो यहाँ पे एक्शन का काम करेगा और आर यहाँ रिएक्शन का काम करेगा, क्योंकि न्यूटन सर ने क्या बोला था, जब भी कोई बॉडी एक्शन करती है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। नेचर में कोई भी फोर्स सिंगल नहीं होता, सभी किस में रहते हैं, सभी पेयर में रहते हैं। तो पेयरिंग बनाने के लिए एक्शन रिएक्शन होता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, मार्क प्रॉपरली ईच फोर्स। हर एक फोर्स को प्रॉपरली मार्क करो। जैसे यहाँ पे हमने थीटा लिखा, यहाँ हमने टी लिखा, दोनों फोर्स अच्छे से हैं। बाय डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उनका डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड भी सही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने फोर्स को रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाना सीख लिया है, कैसे उसको बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, कैसे एक एक पार्ट को हमें समझना है अच्छे से। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आपको नॉर्मली क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है आपको अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं जानना। कुछ प्रिंसिपल हैं हमारे, उन प्रिंसिपल्स को, प्रिंसिपल कॉलेज वाले प्रिंसिपल नहीं भाई, हमारे यहाँ पर कुछ डायग्राम के प्रिंसिपल हैं, उनको जान लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। उससे पहले अच्छे से इन सभी लाइंस को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब शुरू करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स को जानना, कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि फोर्स पर काम करते हैं। जितने भी हम प्रिंसिपल्स को अब यहाँ पर समझने वाले हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल ज़रूर आपको आपके एग्जाम में मिल जाएगा। तो ध्यान से एक एक करके आप इन प्रिंसिपल्स को समझिएगा। समझने के साथ साथ नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपको समझ में ना आए फोर्स के इस प्रिंसिपल में से, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जा सकता है या फिर आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का क्या मतलब होता है, जरा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का मतलब होता है जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, एकदम फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, कुछ भी करने का हमें अधिकार होता है, उसी तरह से कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्या रहते हैं, स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट रहते हैं। कहने का मतलब किसी भी बॉडी पर ऐसा फोर्स लगना जो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन से लग रहा है, वो इस प्रिंसिपल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। जैसे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच इंडिविजुअल फोर्स, ईच इंडिविजुअल का मतलब है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर बहुत सारी डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। सो जितने भी फोर्स होंगे प्रोड्यूस्ड होंगे, द सेम इफेक्ट आइदर इट इज एक्टिंग अलोन, चाहे तो वो अकेला फोर्स हो, और इन ग्रुप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, चाहे अलग अलग ग्रुप हो फोर्स का और उसके बाद वो सारा ग्रुप मिलके किसी एक ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा हो, फोर्स। इसका एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास ये बॉडी है, इस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, मेरी खुद की फिंगर, और मैं इससे इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, तो या तो ये अकेला फोर्स इंडिविजुअल फोर्स, या फिर मेरे पास ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फोर्स है और ये ग्रुप ऑफ फोर्स मिलके इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो अभी मेरे सारे फिंगर्स ने मिलके इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये किस तरह का फोर्स कहलाएगा, मतलब किस प्रिंसिपल पर ये फोर्स होगा, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, यानी कि ये फोर्स होगा इंडिपेंडेंट फोर्स, यानी कि कोई भी फोर्स कहीं से भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर कैसे भी फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चाहे वो अकेला हो, चाहे वो फोर्स ग्रुप में हो। ठीक है भाई,
फर्स्ट वाला आपके समझ में आया? अच्छे से एक एक पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड लॉ के बारे में देखते हैं, सेकंड हमें क्या कहना चाह रहा है। सेकंड है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है सम करना, पोजीशंस का सम करना। इसको मैं आपको जनरली समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का नाम रख दिया है मैंने यहाँ पे F1। अब इस बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। मान लीजिए ये यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, ये F2 है। एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, ये F3 है। एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, ये F4 है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? इफ ए नंबर ऑफ फोर्स आर अप्लाई टू ए बॉडी। नंबर ऑफ फोर्स का मतलब जब बहुत सारे फोर्स एक बॉडी पर अप्लाई किए गए हों, द टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम, टोटल जो फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा सिस्टम पे विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल फोर्स ऑन द सिस्टम। यानी कि सारे ही सिस्टम पर सारे फोर्स को ऐड कर देना ही क्या होगा हमारा प्रिंसिपल लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी थी, इस बॉडी पे अलग अलग फोर्स ने क्या किया, अपना फोर्स अप्लाई किया। तो सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि आपका जो टोटल फोर्स होगा इस बॉडी पर वो क्या होगा, F12 सबका सम, F12 यानी कि सेकंड बॉडी फर्स्ट पर क्या लगा रही है, फोर्स। F13 यानी कि बॉडी 3 किस पर फोर्स लगा रही है, F पर। बॉडी 4, तो ऐसे ही करते चले जाएंगे जितने भी फोर्स होंगे। तो सुपरपोजिशन क्या बोलता है, जस्ट आपको क्या कर देना है, सबका सम कर देना है। जैसे ही आप सबका सम कर देते हो वो बन जाता है सुपरपोजिशन। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सुपरपोजिशन का मतलब होता है कंप्लीट सिस्टम है, सिस्टम में किस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का सम कर देना, उन सब का ऐड कर देना ही हमारा कहलाएगा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप एक दो बार इसको लर्न करोगे, ये डायग्राम बना के देखोगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपके समझ में आ जाएगा। सुपरपोजिशन का सिंपली मीनिंग होता है ऐड करना या सम करना टोटल फोर्स को, कि कितने जो फोर्सेस हैं वो किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रही हैं। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया सबके? फर्स्ट वाला समझ में आ गया? फर्स्ट वाले ने क्या कहा है कि चाहे कितने ही फोर्स लग रहे हो हम सब फोर्स को अलग अलग लेंगे, सबकी अपनी खुद की खासियत होगी, अपनी खुद की पहचान होगी। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली होती है, फैमिली नाम से फैमिली है यानी कि सिस्टम है, उसके अंदर अगर 5 मेंबर्स हैं तो उन सभी 5 मेंबर्स की अपनी अपनी पहचान है। कोई फादर है, कोई मदर है, कोई डॉटर है, कोई सिस्टर है, कोई कुछ भी है, सबकी अपनी खुद की पहचान है और सबको अपने काम करने की पूरी स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंट है वो लोग। तो कहने का मतलब पूरा सिस्टम और सबकी खुद की अगली अलग अलग पहचान, बेशक वो अकेले ही रहते हो या फिर वो ग्रुप में रहते हो। फिर भी मान लीजिए कि अगर पापा जी हैं वो अगर कहीं और रहते हैं काम के सिलसिले में, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम उनको लेंगे ही नहीं, लेंगे, चाहे कोई ग्रुप में हो चाहे कोई अलग से हो, सबकी अपनी क्या होगी, खुद की पहचान। तो वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। सेकेंडली हमने सिंपल समझा है, सुपरपोजिशन का मतलब होता है सभी फोर्सेस का आपस में कनेक्टेड होना, सभी फोर्सेस का आपस में ये बताना कि हम लोग एक साथ एक ही बॉडी पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम समझेंगे यहाँ पर हमारा जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सबसे अलग है थोड़ा सा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको इसको इजी वे में समझाने की। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मे बी शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट। अगर मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट पर
इस साइड से फोर्स अप्लाई कर रही थी, तो मैं इस फोर्स को शिफ्ट कर सकती हूँ इस डायरेक्शन में, यानी कि हम लोग फोर्स को शिफ्ट कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। एनी अदर पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विदाउट एनी चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी, तो मैं इस ऑब्जेक्ट के इधर से भी कितने का फोर्स लगाऊंगी, 2 न्यूटन का। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। हम वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेंगे। प्रोवाइडेड द पॉइंट इज रिजिडली अटैच्ड विद द बॉडी। अब देखिए मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए कि हम किसी बॉडी को ऐसे पुश कर रहे थे, धक्का लगा रहे थे। जैसे ये हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, मैं इसको ऐसे इस डायरेक्शन में धक्का लगा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको पुश कर रही हूँ। लेकिन इसको दूसरा तरीका भी है हटाने का। कैसे, मैं इसको यहाँ से पुल कर सकती हूँ, खींच सकती हूँ। एक तो धक्का लगाना और एक ऐसे खींचना। यानी कि देखो, मुझे किसी ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाना है तो 2 तरीके हैं। मैं उसको पुश करके लेके जा सकती हूँ धकेल कर, या फिर मैं उसको खींच कर लेके जा सकती हूँ। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं फोर्स की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, लेकिन हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, अब 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम ऐसा नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, पुश को पुल बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3rd पॉइंट वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन तीनों ही पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर ये आपसे वाइवा में या कहीं भी किसी भी तरह से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका अच्छे से आंसर दे दें, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अब करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स अभी हमारे फिनिश नहीं हुए हैं, अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है। अभी तो मुझे आपको रिजल्टेंट भी सिखाने हैं। तो चलिए फिर फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।